Okay, my dear students, today we are going to start problem number 4, which is on the same page on which the problem 1 was. Okay. Naeem, Amjad and Khalid formed a partnership contributing equal amounts of capital. प्यारे बच्चों, जब हम किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो हम यहाँ क्लास में पढ़ रहे हों, चाहे हम अपने घर पर बैठ के पढ़ रहे हों, चाहे हम पेपर में बैठ के पढ़ रहे हों, तो सबसे पहले हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतना दिमाग अता किया है कि मैं इस क्वेश्चन को पढ़ के इसे अटेम्प्ट कर सकता हूँ और मेरे अंदर इतनी पावर है। जब हम किसी क्वेश्चन को पढ़ते हुए पहले से ये दिमाग बना लेंगे नहीं मुझे तो ये आता ही नहीं है, मुझे तो अंग्रेजी भी समझ नहीं आती, मैं कैसे करूँगा, मैं तो पहली दफ़ा ये सवाल पढ़ रहा हूँ, तो ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से इस दुनिया में गुजारा कर पाते हैं। कोई भी चीज़ आपको बिल्कुल पकी पकाई बना के नहीं दी जाती। ये तो हमारे माँ बाप होते हैं जो हमारे लिए हर काम करते हैं, लेकिन जो दुनिया है वो दुनिया बड़ी जो है एक ख़तरनाक जगह है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप बहुत तवज्जो से सवाल को पढ़ा करें, चाहे वो यहाँ पढ़ रहे हो, चाहे आप फाइनल पेपर में पढ़ रहे हो, चाहे आप टेस्ट में पढ़ रहे हो। और क्वेश्चन पढ़ते हुए अपने नर्वस सिस्टम को बेहतरीन कंट्रोल किया करें, अपने नर्व्स को कंट्रोल किया करें और ये सोचा करें कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये काम आता है, मैं इसको कर सकता हूँ। तो कहता है नईम, अमजद और खालिद ने पार्टनरशिप बनाई, कहता है कंट्रीब्यूटिंग इक्वल अमाउंट्स। इक्वल अमाउंट्स का मतलब क्या हुआ? सबने बराबर बराबर पैसे लगाए। और आगे कहता है शोन बिलो, जो कि आपको कहाँ नजर आ रही है, जो कि आपको नीचे नजर आ रही हैं। अब क्या है वो? कहता है नईम ने बिजनेस में क्या लगाया? कैश 1,50,000 और क्या लगाई? बिल्डिंग। कितने रुपए की? 7,50,000। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि नईम ने कारोबार में कितने रुपए लगाए टोटल, तो आपका जवाब होगा। कोई सॉल्यूशन देख रहा है तो मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, मैं सवाल समझा रहा हूं, मैं सवाल समझाते हुए अपनी पूरी बात आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा। अब ये आपकी चॉइस है कि आप मेरी बात कितने ध्यान से सुनते हैं। बताइए, नईम ने बिजनेस में टोटल कितने रुपए इन्वेस्ट किए? क्या सिर्फ उसके 1,50,000 को उसकी इन्वेस्टमेंट समझा जाएगा? आज वो बिजनेस में सिर्फ कैश लेकर आया है? नहीं। पिछले सवाल क्वेश्चन 1 और इस सवाल में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ सब पार्टनर्स ने बिजनेस में क्या लगाया था, अगर आप गौर से देख रहे हो, कैश। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में नईम साहब बिजनेस में कैश भी लगा रहे हैं और वो क्या लेकर आ रहे हैं? एक बिल्डिंग। और वर्थ का मतलब उसकी मालियत, एक बिल्डिंग लेकर आ रहे हैं जिसकी कीमत बनती है 7,50,000 रुपीज। तो मेरे बच्चों, आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया कि कितने रुपए टोटल नईम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। कैलकुलेटर चला रहे हैं आप लोग? मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल कंपटीशन है, मैं ही बता देता हूँ। नईम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है 9 लाख रुपीस। नईम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है 9 लाख रुपीस। इसके बाद आगे बढ़ूंगा। अमजद बिजनेस में कैश लेकर आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है 5 लाख रुपीस और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लेकर आ रहा है फॉर द बैलेंस। फॉर द बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि बाकी बकिया अमाउंट, बैलेंस उसी को कहते हैं ना कि जैसे मिलफर्ज आपने मुझे 100 रुपए देने थे, आपने मुझे 70 रुपीज दे दिए, तो मैं कहता हूँ बैलेंस रह गया 30। तो वो बैलेंस क्या होता है? बकाया। जैसे आप अपने मोबाइल में 100 रुपए का कार्ड लोड करवाते हैं, 20-30 रुपए फौरन कट जाते हैं, एक मिसाल है, उसके बाद 20 रुपए की आप कॉल कर लेते हैं, तो आपका बैलेंस रह जाता है 50। बैलेंस का मतलब क्या? बकाया। तो कह रहा है कैश लेकर आया 5 लाख और बकाया की लेकर आया वो मर्चेंडाइज। तो बकाया कितनी बकाया, ये क्वेश्चन है कि अगर वो कैश लेकर आया 5 लाख तो वो फिर बाकी मर्चेंडाइज कितने रुपए की लाया? ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो गया। हमें कैसे पता चलेगा वो कितने की मर्चेंडाइज लाया? तो सवाल की इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी? नईम, अमजद और खालिद ने क्या बनाई है? पार्टनरशिप। और कौन सी पार्टनरशिप है? फटी हुई आंखों से देखें मेरे बच्चों, क्या लिखा हुआ है? इक्वल अमाउंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर नईम भाई ने बिजनेस में लगा दिए हैं 9 लाख रुपीज, तो इट इज अंडरस्टूड Amjad will also invest how much amount? How much amount? Amjad will also 9 invest lakh. how much amount? Yes, exactly. Amjad will also invest 9 lakh rupees in total. मैं ये नहीं पूछ रहा कि नहीं मर्चेंडाइज कितने की लाएगा, मेरा सवाल सुन रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ
कि अमजद भी बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट करेगा 9 लाख रुपीस की। अब अगर अमजद 9 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो ऑलरेडी क्या लेकर आया है, सबसे पहले कैश 5 लाख रुपीस। देखें SH175 और बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़े अदब से कर रहा हूँ, बुरा मत माने। देखिए जो सवाल किया जाता है ना, जवाब उसी का दिया करें। अगर आप मुझे आगे का जवाब दे रहे हैं तो मेरी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ अगर आप उसका मुझे जवाब देंगे ना तो वो आपके लिए भी बेहतर है। इसका मतलब है आप मेरी बात के साथ चल रहे हैं, आप मेरे साथ चल रहे हैं कदम से कदम मिला के। तो जब आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे तो मेरी ख्वाहिश क्या होगी कि मैं अपने बच्चों को अपने से 10 कदम आगे निकालूं और इनको आगे लेके जाऊं। जहां मैं हूं मैं वहां नहीं रखना चाहूंगा आपको। आपके माँ बाप और आपके टीचर, ये दो लोग आपसे जिंदगी में मुखलिस होते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज्यादा आगे जाएं, और कोई भी नहीं चाहता आपको। तो इसलिए मेरे सवाल का जवाब देंगे तो अच्छा होगा। अगर मुझसे आगे अभी मेरे पूछे बगैर मुझसे आगे चलेंगे, मैं धक्का दे के गिरा दूंगा और फिर मुस्कुराता रहूंगा। तो इसलिए मेरा सवाल का जवाब क्या है वो दें। मैंने कहा अमजद भी इन्वेस्ट करेगा, तो जवाब है 9 लाख रुपीस। अब अमजद ऑलरेडी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है कैश 5 लाख रुपीस, और इसको टोटल इन्वेस्टमेंट करनी है 9 लाख। तो ये ऑलरेडी जब 5 लाख कैश ले आया तो अब बकाया बाकी ये कितने रुपए लाएगा, अब बाकी का जवाब लिख के भेजें सब मुझे। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। ओके मेरे बच्चों, तो इसका मतलब है अब ये लेकर आएगा बिजनेस में 4 लाख रुपीस। तो ये 4 लाख रुपीस अगर क्वेश्चन का जवाब देखे बगैर हम निकाल रहे हैं तो इसमें जहानत तो आपकी हुई ना। इसका मतलब है आप चीजों को पिक कर रहे हैं, आप चीजों को समझ रहे हैं, तभी तो आप मुझे जवाब बता रहे हैं, वरना नहीं बता सकते। ओके, मैं टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से आगे बढ़ता हूँ और कहता हूँ कि खालिद भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा, और कितनी करेगा। कोई सवाल नहीं सुन सका तो उसके लिए, उस खसूसी बच्चे के लिए दोबारा कह देता हूँ, खालिद भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा और कितनी करेगा। एक्सीलेंट सर 9 लाख करेगा। थैंक यू सो मच बेटा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि प्लीज अनम्यूट ना करें जब तक कि मैं आपसे ना कहूँ। सही है, मुझे पता है आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जजाक अल्लाह, खुश रहिए। लेकिन ना वो फिर अनम्यूट क्या होगा, वो फिर 1 से 2, 2 से 3 लोग करना शुरू हो जाएंगे, फिर मैं म्यूट कर दूंगा ना सबको, तो फिर मुश्किल होती है, क्लास डिस्टर्ब होती है। तो आई रिक्वेस्ट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, बुरा मत माने प्लीज, कि अनम्यूट ना करें। बस आप इस तरह से लिख के जवाब दें। मुझे पता है लिख के जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करें ऐसे करें ताकि मैं सबके जवाब पढ़ रहा हूँ ना। ओके, तो खालिद बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा 9 लाख रुपीस, और खालिद बिजनेस में ऑलरेडी ऑफिस इक्विपमेंट लेकर आ चुका है जिसकी वर्थ है 8 लाख रुपीस, और बाकी वो लेकर आएगा कैश। तो कैश लेकर आएगा कितना, कैश लेकर आएगा कितना। बहुत शुक्रिया, जजाकुमुल्लाह, खुश रहिए। बस रिक्वायर्ड पढ़ लेता हूँ। प्रेजेंट एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ द फर्म, कह रहा है जर्नल में एंट्रीज बनाओ फर्म के, ठीक है। और सॉल्यूशन में उसने आपको वो 3 प्रेजेंटेशन दे दी जो अल्हम्दुलिल्लाह हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आप इस तरह से बॉक्स बना के प्रेजेंट करें, आप कंपटीशन फॉर कैपिटल्स ऑफ नईम, अमजद एंड खालिद लिख के प्रेजेंट करें, या आपकी मर्जी है। आप इसको ना भी प्रेजेंट करें तो एज सच इशू नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कंपटीशन प्रेजेंट करने से आपका काम बहुत अच्छा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, और आपको पेपर में 100% मार्क्स मिलने की उम्मीद हो जाती है जब आप हर चीज फेयरली प्रेजेंट करते हैं। हर चीज, हर वो चीज जहां आप समझते हैं कि यार ये क्वेश्चन में गिवन नहीं थी क्लियरली और मैंने इसे मालूम किया, और अगर मैं उसे मालूम करने का तरीका पेपर में प्रेजेंट कर दूंगा तो इससे आपका पेपर चेकर इंप्रेस होगा और वो आपको पूरे मार्क्स देगा, बशर्ते कि उस चीज की वाकई लिख के दिखाने की जरूरत थी। तो मेरे लिहाज से आप अगर ये अमजद और खालिद की कंपटीशन बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि अभी ये ऑलरेडी बनी हुई है और हम इस वक्त क्वेश्चन को डिस्कस करके ये मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को सवाल समझ आ रहा है या नहीं। तो काइंडली आगे बढ़ाता हूँ अपनी बात को, और किस तरफ जाता हूँ जनाब, जाता हूँ मैं इस तरफ के मुझे एंट्रीज बना के दिखानी है जर्नल में फर्म के, और किस चीज़ की एंट्रीज बनानी है। डेफिनेटली इन तीनों ने पार्टनरशिप बनाई है तो इन तीनों के बिजनेस में आने की। तो क्या नईम को डेबिट कर दूं, तो क्या अमजद को डेबिट कर दूं, तो क्या खालिद को डेबिट कर दूं। जी बिल्कुल, बताइए क्या सवाल है, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा अगर आप मुझे बताएं कि मैं क्या बताऊं। बिल्कुल, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया अगेन प्लीज, बट मुझे क्या बताना है थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें कि मैं ये बताऊं कि किसकी कंपटीशन होगी। अमजद की कंपटीशन अगर आप प्रेजेंट करेंगे फाइनल बोर्ड के पेपर में, खालिद की कंपटीशन प्रेजेंट करेंगे कि ये अमाउंट कैसे निकली है, कि उसने कैश कैसे निकाला है, कि उसने जनाब अली
ये मर्चेंडाइज की वैल्यू कैसे निकाली है, तो बहुत अच्छा होगा, आपका काम बहुत अच्छा काउंट किया जाएगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट की। और ये अमाउंट कैसे निकलती है वो मैंने आपसे ऑलरेडी बता दिया। इसको निकालने के लिए हम नईम के कैपिटल को बेस बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि नईम ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो सब चीजें गिवन है। अगर नईम 9 लाख का मालिक बनेगा तो ये क्यों 9 लाख का बनेगा, इसकी बेसिक वजह है इक्वल अमाउंट। तो इसलिए 9 लाख का अगर ये मालिक बनेगा और ये ऑलरेडी बिजनेस में लगा चुका है 5 लाख रुपीज, तो 4 लाख की ये मर्चेंडाइज लगाएगा और ये बिजनेस में लगाएगा कैश और ये लगाएगा 1 लाख। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप जल्दी से पूछें। जी मेरे बच्चों, अब हमें एंट्रीज बनानी है जर्नल में फर्म के। आइए एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या बनी है जनाब? तो एक काम करते हैं, एंट्रीज हम कॉल करते हैं और फिर जाके चेक करेंगे। क्या ख्याल है? मैं एंट्रीज कॉल करता हूँ। नई बिजनेस में सबसे पहले लेकर आ रहा है कैश, कैश की नेचर एसेट, और बिजनेस में लेकर आ रहा है बिल्डिंग, बिल्डिंग की नेचर भी एसेट। ऑल्दो कैश इज करंट एसेट एंड बिल्डिंग इज नॉन करंट फिक्स एसेट, but both are assets, and when assets come into business it increases, and when asset increase it should be recorded in debit side. This means cash and building are going to record on which side? Thank you very much. These two things will be recorded on debit side. So my dear students, cash and building is going to be recorded on debit side. Cash by rupees 1,50,000 and building by rupees 7,50,000. And what is going to be credit? What will you write in credit side? Who is bringing these things into business? Mr. Naeem. That means Naeem capital is going to be increased. अच्छा, अब जवाब जो आ रहा है ना बच्चों का दिमाग में और जो लिखकर वो मुझे भेजते हैं, वो भेजते हैं कैपिटल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझे आपसे कोई एतराज नहीं है। लेकिन याद रखिए, अब आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नहीं पढ़ रहे, अब आप पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म। जब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता था तो आप कैपिटल से पहले उसका नाम लिखें या ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब आप क्या कर रहे हैं? अब क्योंकि आप पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं और पार्टनरशिप में अगर आपने ये नहीं लिखा कि ये 9 लाख रुपए किसका कैपिटल है, तो बाद में होंगी लड़ाई झगड़े। वैसे अगरचे के एग्रीमेंट में लिख लिया जाता है, लेकिन अकाउंटिंग हर चीज को लिखती है प्रॉपर अंदाज में। तो अकाउंटिंग कहेगी ये 9 लाख रुपए कैपिटल किसका है, तो यह है नईम का कैपिटल। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे प्रॉपर अंदाज में बताया या लिख के भेजा। मेरे बच्चों, नईम का कैपिटल क्रेडिट होगा, प्रॉपर लिखा जाएगा नईम कैपिटल या कैपिटल नईम, और ये क्रेडिट हो जाएगा 9 लाख रुपीज से। सेकेंड एंट्री के बाद हम बनाएंगे, और वो क्या बनेगी? हम कहेंगे अब बिजनेस में कौन आ रहा है? अमजद आ रहा है, और बिजनेस में अमजद आ रहा है तो अमजद को डेबिट नहीं करना, बल्कि अमजद जिन एसेट्स को लेकर आ रहे हैं उन्हें डेबिट करना है। तो बिजनेस में आया अगेन कैश एंड मर्चेंडाइज, बोथ आर एसेट। रिमेंबर, बोथ आर एसेट्स। तो फिर हम कहते हैं कि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, और व्हेन एसेट्स इंक्रीज इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो inshallah you will see in the solution that cash and merchandise inventory is going to be recorded on debit side. Cash will be debited by rupees 5 lakh and merchandise will be recorded by rupees 4 lakh. And what will be credited? Amjad capital would be credited by rupees 9 lakh. And the last entry will be made by debiting office equipment 8 lakh rupees and cash by rupees 1 lakh. These two amounts would be debited. These two accounts would be debited. And what would be credited? Khalid capital would be credited by rupees 9 lakh. ठीक है? आई होप आपको तीनों एंट्री सुनी है आपने, तीनों एंट्री आपको समझ आई। वक्त ज़ाया नहीं करता आपका, जल्दी से आगे बढ़ता हूँ और आपको एंट्रीज दिखाता हूँ। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो विदाउट हेजिटेशन आपने बोलना है कि सर हमें समझ में नहीं आया। आपने फौरन मैसेज करके बताना है कैश डेबिट, बिल्डिंग डेबिट और नेम कैपिटल क्रेडिट। कैश डेबिट, मर्चेंडाइज डेबिट और अमजद कैपिटल क्रेडिट। नरेशन अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको लिखनी आती है, और अगर नहीं लिखनी आती तो कोई बात नहीं, आप लिखना सीख लीजिए, क्योंकि नरेशन के नंबर होते हैं आपके बोर्ड में, BIE के बोर्ड में, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन में नरेशन लिखने के नंबर होते हैं, और आपको ये लिखनी है। ये बात आपको फर्स्ट ईयर में बताई जाती है। और द लास्ट एंट्री, और देख रहे हैं आप कोई डेट मेंशन नहीं है, ठीक है? तो आप, अच्छा सर फर्स्ट लाइन में क्या लिखना होगा? मेरे प्यारे बच्चों गौर से सुन लें, यहाँ तो फर्स्ट लाइन में कुछ लिखा नजर नहीं आ रहा। फर्स्ट लाइन में आप लिखेंगे, गौर से सुन रहे हैं सब बच्चे, फर्स्ट लाइन में आप लिखेंगे डैश 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 फर्म, FIRM फर्म।
बिजनेस का नाम जब मेंशन ना हो, अगर मेंशन हो तो बिजनेस का नाम ये नहीं हो सकता। कोई भी मासूम बोल सकता है ना, किसी के दिल और दिमाग में आ जाए, बोले सर नईम अमजद खालिद ये बिजनेस का नाम है। जब वो लिख के देगा कि नईम अमजद एंड खालिद स्टार्टेड देयर बिजनेस विद द नेम ऑफ नईम अमजद एंड खालिद, या NAK ट्रेडर्स, तो NAK ट्रेडर्स बिजनेस का नाम होगा। अच्छा जी, रेडमी कह रही है कि सर अमजद की मर्चेंडाइज 4 लाख कहाँ से आई? तो ये सवाल में यहाँ लिखा था कि अमजद लेकर आया 5 लाख की मर्चेंडाइज और कैश लेकर आया 5 लाख और मर्चेंडाइज लेकर आया बैलेंस अमाउंट से। तो क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था इक्वल अमाउंट, तो इक्वल का मतलब होता है कि तीनों पार्टनर इक्वल इन्वेस्टमेंट करेंगे। नईम की इन्वेस्टमेंट है 9 लाख रुपीस, तो अमजद की इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। जी रेडमी, नईम की इन्वेस्टमेंट अगर 9 लाख है तो अमजद की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? जवाब दें जल्दी से, शाबाश लिख के। बता रहा हूँ मैं, ये एक क्वेश्चन आ गया ना, तो इसलिए मैंने कहा इनको हाथ जब फौरन इमीडिएटली जवाब दे दूं। तो अगर अमजद की इन्वेस्टमेंट भी 9 लाख रुपीस होगी, तो इसका मतलब है 9 लाख में से वो ऑलरेडी कैश ला चुका है 5 लाख रुपीस। 9 लाख में से 5 लाख माइनस करें, इंशाल्लाह जापानी कैलकुलेटर में 4 लाख रुपीस जवाब आएगा। ये इस तरह से आया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इसी तरह से कैश 1 लाख रुपीस आया है। शुक्रिया। अच्छा जी, डेट की जगह नंबर्स लिख सकते हैं अगर डेट गिवन ना हो तो? नहीं, बिल्कुल भी नंबर्स नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक फिक्स फॉर्मेट है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दिस फॉर्मेट इज फिक्स। इसमें अपनी मर्जी नहीं होती कि जब दिल चाहा यहाँ पर्टिकुलर की जगह कुछ और लिख के बैठ गए, PR की जगह पोस्टिंग रेफरेंस की जगह कुछ और लिख के बैठ गए। हाँ, ये जरूर है कि ब्रिटिश और अमेरिकन राइटर यहाँ डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं। लेजर फोलियो का वर्ड यूज करते हैं, वो यहाँ लिखते हैं डिस्क्रिप्शन। लेकिन हम अगर इस चक्कर में आपको उलझाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। याद रखिए, पहला कॉलम डेट का बनेगा, चाहे डेट गिवन हो या ना हो। पर्टिकुलर्स होगा, पोस्टिंग रेफरेंस होगा, डेबिट क्रेडिट होगा। ऊपर टॉप पर जनरल जर्नल आएगा और इसके ऊपर होगा डैश 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 फर्म। डैश डैश का मतलब है ब्लैंक। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। लेट सपोज, जैसे अगर मेरा कर्सर यहाँ पर आ जाए तो ये देखें, मैं जनरल जर्नल जब बनाऊंगा अपने रजिस्टर में तो ऐसे लिखूंगा मैं, डैश डैश डैश, 3 डैश बना दिए मैंने, स्पेस दे दिया और फिर मैंने लिखा FIRM फर्म। फिर मैंने इसके नीचे लिखा दोबारा जनरल और जर्नल। आई होप अब आपको मेरी बात क्लियर हो गई है। और इसके नीचे से आप फिर वो अपना पूरा कॉलम बनाएं, डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट, और फिर आप इसको प्रॉपर अंदाज में जर्नल में एंट्रीज बनाएंगे, जो भी सवाल आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे उसकी। अच्छा जी, एंट्रीज बन गई, नरेशन आ गई, और आपने देखा कि आखिरी एंट्री में कैश और ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो गया और खालिद कैपिटल क्रेडिट हो गया 9 लाख रुपीज से। मेरे बच्चों, इसके बाद वो चीज़ है जो आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ी, और वो क्या चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों? वो है बैलेंस शीट। व्हाट इज बैलेंस शीट? थोड़ा सा इसका आइडिया देके मैं बैलेंस शीट आपको समझाऊंगा। आपको निहायत तेजी का मुजाहरा करना पड़ेगा, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी ज़िंदगी। और मुझे होमवर्क भी असाइन करना है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा होमवर्क भी शो कर दूं जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। अच्छा, अब बात यह है कि बैलेंस शीट है क्या, और वो कह रहा है प्रिपेयर बैलेंस शीट इन क्लासिफाइड फॉर्म ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप। कह रहा है बिजनेस की बैलेंस शीट बना के दिखाओ। क्लासिफाइड का मतलब है जिसमें डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हो सारी चीजें। और किस बात की बैलेंस शीट? फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये जो फर्म बन गई है ना, तो फर्म के बनने पर बिजनेस की बैलेंस शीट बना के दिखाओ। देखो, मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, मैं बहुत सिंपल अंदाज में बात करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ तो मेरी बात जल्दी से पिक करो। मैं लिख के भी थोड़ा दिखा देता हूँ। लास्ट 10 मिनट्स का अलार्म आ चुका है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर आप मेरी बात गौर से सुनो। जी मेरे बच्चों, बात यह है कि अकाउंटिंग हेड्स कितने हैं आप सब जानते हैं। एसेट्स, फिर जनाब है लाइबिलिटीज, फिर है जनाब कैपिटल, कुछ लोग इसे ओनर इक्विटी लिखते हैं, कुछ लोग इसे प्रोप्राइटरशिप लिखते हैं, फिर हैं एक्सपेंसेस, और फिर हैं रेवेन्यू। ठीक है, ये 5 हेड हैं जिनके ऊपर पूरी अकाउंटिंग बेस करती है। बहुत आसान लफ्जों में कह रहा हूँ, ये दोनों चीजें जिनके सामने मैंने ये बनाया है, अगर आपको नजर आ रहा हो, ये दोनों चीजें इनकम स्टेटमेंट में जाती हैं। क्यों जाती हैं? ताकि बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट और लॉस मालूम किया जा सके।
और इत्तेफाक की बात है अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाया और ना मैं अभी बनवा रहा हूँ, ना मेरा इरादा है। मैं फिलहाल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब तीन चीजों का बाकी क्या होता है? तो भाई आपने फर्स्ट ईयर में सबसे पहले बचपन में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, याद तो होगी नहीं आपको यकीनन। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपको याद है तो क्या थी अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स। जी, कोई जवाब ही नहीं देता। किसी को याद हो तो जवाब देना, और लिख के कोई बताए तो सही, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे। ए इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने लिख के मुझे जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। ए इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसका मतलब है जब ये इक्वेशन इक्वल है, ये इक्वेशन कहती है कि इफ यू राइट योर ऑल एसेट्स at one side and you write your liabilities and capital at another side, these two sides total would be always equal। ये मैं नहीं कहता, सही है। अकाउंटिंग कहती है कि तुम्हारे बिजनेस के एसेट्स हमेशा बराबर होंगे तुम्हारी लाइबिलिटीज और कैपिटल के। तो ये जो इक्वेशन बैलेंस है, ये तीनों चीजें जाती हैं, ये तीनों चीजें जाती हैं एक शीट में, उसका नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या प्रेजेंट किया जाता है? एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। अब बात ये कि एसेट कितने तरह के होते हैं, जब हम इनको ब्रेक करके लिखेंगे तो एसेट होते हैं दो तरह के, एक होते हैं करंट और एक होते हैं फिक्स। लाइबिलिटी की बात करें तो एक करंट लाइबिलिटी होती है, एक नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। कैपिटल में करंट नॉन करंट नहीं होता, कैपिटल में कैपिटल होता है और कॉन्ट्रा कैपिटल होता है। अगर आपको याद हो, कॉन्ट्रा कैपिटल का मतलब ड्राइंग। अभी ड्राइंग हम फौरन नहीं पढ़ने जा रहे, लेकिन मैं सब रिकॉल कर रहा था। टाइम हमारे पास कम होता है तो मैं फिलहाल अब जल्दी से बढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन को मुकम्मल करूँ। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये एक सिंपल सी थ्योरी है। अब आप मेरा साथ दीजिएगा भरपूर तो आपको समझ आएगा कि बैलेंस शीट कैसे बनी है। बैलेंस शीट फॉर्मेट दिखा रहा हूँ मैं आपको और साथ साथ डिस्कस करता जाऊँगा। सबसे पहले लाइन में इसके टॉप पर यहाँ आएगा डैश 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 फर्म। सेकंड लाइन में बैलेंस शीट लिखेंगे और थर्ड लाइन में आएगा एज ऑन, और जिस दिन आप बना रहे हैं उस दिन की तारीख। जब तारीख गिवन ना हो तो ऐसे ही डैश डैश बना दिया जाएगा जैसे यहाँ बना नजर आ रहा है। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छा आपको शायद नजर आए। अगर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो बहुत अच्छी बात, नहीं नजर आ रही तो फिर आप अपनी बुक में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे आपको सारे क्या लिखे नजर आ रहे हैं? एसेट्स। ये एसेट्स का समय अगर आप फटी हुई आंखों से देखें, ठीक है, ओके। और अगर आप अपनी दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ भी सम सेम है, और ये जो सम आपको नजर आ रहा है इसका नाम है टोटल इक्विटीज। सर ये तो नहीं बताया आपने इक्विटीज। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जो आपको ये शो की है इक्वेशन, इन दोनों के सम को इज्तेमाई नाम दिया जाता है। इन दोनों के सम को इज्तेमाई नाम दिया जाता है इक्विटीज। यानी अगर हम इन दोनों को प्लस करके एक नाम से पुकारें तो हम कहते हैं इक्विटीज। यानी एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। और व्हाट इज इक्विटीज? इक्विटी इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पर, अगर आप गौर से देखें, यहाँ सारे एसेट्स क्या क्या, करंट और फिक्स, और यहाँ पे इक्विटीज। पर लाइबिलिटी नजर नहीं आ रही यहाँ पे, क्योंकि इत्तेफाक की बात है बिजनेस अभी शुरू हुआ है और इनकी कोई लाइबिलिटी जब रिकॉर्ड ही नहीं हुई एंट्रीज में तो लाइबिलिटी आपको यहाँ नजर कैसे आएगी? तो आइए बहुत तेजी से चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमें एसेट में क्या लिखना है? करंट एसेट। करंट एसेट में हम सबसे पहले क्या लिख रहे हैं? कैश। सर इसलिए कैश लिख रहे हैं कि वो यहाँ है? नहीं, करंट एसेट में सबसे पहला नाम ही कैश होता है। वो तमाम बच्चे जिन्होंने अकाउंटिंग मुझसे पढ़ी है, कहीं और पढ़ी है, वो अपने रजिस्टर्स में फर्स्ट ईयर के उठा के देखें, उनके टीचर ने उन्हें सबसे पहला करंट एसेट लिखवाया ही कैश है। तो इसलिए सबसे पहले जनरली कैश लिखा जाता है। तो मेरे बच्चों कैश है 1,50,000, तो क्या हम इसे लिख दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कैश तो वह है जो सिर्फ नईम लेकर आया। क्या बिजनेस में नईम के अलावा और कोई कैश लेकर आया था? जी हाँ, अमजद भी लेकर आया था। तो कैश बिजनेस में 1,50,000 आया था और फिर कितना कैश आया? 5 लाख। तो बताइए दोनों को क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? आपके ख्याल में दोनों को क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया। दोनों को प्लस ऐड करना चाहिए। सर क्यों? भाई बिजनेस में पहले से इतना कैश था और ये और आया,
सर आया कैसे पता चल रहा है? भाई बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया। अरे कैश की नेचर एसेट, इंक्रीज हो तो डेबिट, जब ये डेबिट में लिखा है इसका मतलब है कैश बिजनेस में और आ रहा है, और अगर ये क्रेडिट में लिखा होता तो मैं कहता कि कैश बिजनेस से जा रहा है। तो मैंने कहा कैश ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, और इत्तेफाक से तीसरी एंट्री में भी डेबिट। अब कैलकुलेटर चला लें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 1,50,000, 5 लाख is equal to 6,50,000 and 1 lakh would be added, then it would become 7,50,000। 7,50,000 कैश का बैलेंस। ये देखिए कैश 750 आपको लिखा नजर आ रहा है। वक्त हमारे पास कम है, अब मैं जहाज उड़ाऊंगा F-16। F-16 समझते हैं आप? और नहीं समझते तो अभी समझ जाएंगे। अगर ऊपर से जाने लगे तो वीडियो 2 से 3 बार दोबारा देख लीजिएगा। इसके बाद मैं देखता हूँ मेरे पास क्या लिखे है। कैश के बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग की नेचर एसेट है और एसेट में फिक्स, और अभी मैं लिख रहा हूँ पहले कौन से, करंट। तो मैंने बिल्डिंग को छोड़ दिया। आसान लफ्जों में कहते हैं मैंने बिल्डिंग पे भेज दी लानत। मैंने बोला अभी मेरे काम की नहीं है, अभी तो मैं करंट एसेट लिख रहा हूँ। इसके बाद नईम कैपिटल, ये तो कैपिटल है और मैं ढूंढ रहा हूँ एसेट, इसको भी छोड़ दिया। इसके बाद मैं यहाँ आया, कैश देखा, मैंने कहा कैश में ऑलरेडी लिख चुका हूँ, लेफ्ट कर दिया। उसके बाद मैंने देखा मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज भी मेरा एसेट है। कौन सा एसेट? करंट एसेट। तो मैंने कहा ये लिखना चाहिए। अब ये है कितनी? 4 लाख। मैंने कहा मर्चेंडाइज यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पर भी नजर नहीं आ रही, तो मर्चेंडाइज एज इट इज 4 लाख कॉपी होगी। ये देखें 4 लाख मर्चेंडाइज सबको लिखी नजर आई, और नहीं आई तो कोई बात नहीं, वीडियो लेक्चर में दोबारा देखिएगा नजर आ जाएगी। दोनों को प्लस कर दिया। सर प्लस क्यों किया? क्योंकि मुझे अब कोई और करंट एसेट इन सारे नामों में नजर नहीं आ रहा, करंट एसेट नजर नहीं आ रहा, तो मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया। ये आ गया टोटल करंट एसेट 11,50,000। अब बारी आई नॉन करंट एसेट की। नॉन करंट एसेट को फिक्स एसेट भी कहते हैं। तो नॉन करंट एसेट कौन से हैं? सबसे पहला नॉन करंट एसेट है बिल्डिंग। बिल्डिंग की अमाउंट है 7,50,000। क्या बिल्डिंग मजीद अमजद भाई बिल्डिंग लेकर आए? नहीं। खालिद भाई बिल्डिंग लेकर आए? नहीं। इसका मतलब है बिल्डिंग का बैलेंस 750 ही लिखा जाना चाहिए। आइए 750 लिखा नजर आता है जी, बिल्डिंग 750 नजर आई। सर पहले ऑफिस इक्विपमेंट लिखा है। अरे भाई पहले ऑफिस इक्विपमेंट लिख दो या बिल्डिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइडियली पहले बिल्डिंग आना चाहिए, लेकिन अगर बुक ने यहाँ लिखा हुआ है तो इससे मुझे एतराज नहीं है, लेकिन आइडियली पहले बिल्डिंग होना चाहिए था। तो आप अगर पहले बिल्डिंग लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा, इस परेशानी में मुब्तला ना हो जाइएगा कि इक्विपमेंट क्यों लिखा है। अब मैं देखता हूँ कि बिल्डिंग के बाद अगली एंट्री में मुझे इसमें एसेट जो नजर आ रहे हैं वो दोनों करंट है, और ये दोनों मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। इसके बाद मुझे कैश के बाद दोबारा कौन सा एसेट नजर आया? ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट भी, और कौन सा एसेट? नॉन करंट। जिन बच्चों को मेरी बातें समझ नहीं आ रही है, F-16 उड़ रहा है ऊपर से, वो क्या करें? वो अपने रजिस्टर्स उठाएं फर्स्ट ईयर के, और अपने टीचर ने जो भी उन्हें लिस्ट लिखवाई थी, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, जिसमें टीचर ने बताया था ये तमाम करंट एसेट होते हैं, ये तमाम नॉन करंट एसेट होते हैं, उसे रिव्यू करें। अदरवाइज आपको लेक्चर समझ में नहीं आएगा। मैं किसी लगी लिपटी बात करने का कायल नहीं हूँ। आप नहीं पढ़ेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, ये क्लियर है। आपने जो चीज़ छोड़ी है फर्स्ट ईयर में उसका नुकसान हो सकता है। अब उसका यही तरीका है कि आप पुरानी चीज़ों को बैठ के रिव्यू करें, तो आपको चीज़ें अल्लाह के फजल से याद आ जाएंगी, और याद आएंगी तो आपके लिए पढ़ना आसान होगा। वरना ये तो बहुत आसान चैप्टर है। यस्टरडे आई सेड दिस चैप्टर इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। तो इसका मतलब ये है ना कि आसान उन्हीं के लिए जो भाई पुरानी बातें याद रखेंगे। वक्त खत्म होने वाला है, आपसे रिक्वेस्ट है कि बस इतनी बैलेंस शीट अभी समझाती, दोनों को प्लस किया, ये नॉन करंट एसेट आ गया, इस साइड का टोटल हो गया। इस साइड पे इक्विटीज नहीं, लाइबिलिटी एक भी नहीं है। फिर क्या लिख दिया? नईम का कैपिटल, अमजद का कैपिटल और खालिद का कैपिटल। ये कहाँ से आया? ये अमाउंट उठा के लिख दिया एज इट इज। बस क्लास खत्म होने से पहले आपको जल्दी से होमवर्क बता रहा हूँ अपनी बुक का। अपनी बुक के ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा प्लीज। कौन कौन से क्वेश्चन है बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8। 2, 5 और 8 ये आपका होमवर्क है, कल मैं इसे चेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8। अगेन 2, 5 एंड 8, ये 3 क्वेश्चन है आपके पास, ये आपको नजर आ जाएंगे। पेज नंबर आप ढूंढ लें, ये पेज नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आगे जाके देखें। ये देख लें इस क्वेश्चन को जल्दी से। अलीम, बदर और सलीम